दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्रोजन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है एरेंडल शहर से, जहां हम एक छोटी सी बच्ची एना को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन एल्सा के पास जाती है और उसे अपने साथ खेलने को कहती है। एल्सा खेलने से मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है। तब एना उससे कहती है कि चलो बर्फ का पुतला बनाएं। ये सुनते ही एल्सा की नींद खुल जाती है और दोनों बहन खेलने के लिए नीचे चले जाते हैं। एल्सा के पास कुछ सुपर पावर्स होते हैं जिससे कि वो बर्फ बना सकती है और ये पावर जन्म से ही उसके साथ होती है। पर एना के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, वो बिल्कुल एक आम लड़की है। एल्सा अपने पावर का यूज करके एक बर्फ का पुतला बनाती है जिसका नाम वो रखती है ओलाफ। वे दोनों बहन खेल रहे होते हैं, तभी एल्सा गलती से अपने पावर का यूज करके एना के सिर पर बर्फ मार देती है, जिससे एना बेहोश होकर के पूरी तरह से ठंडी पड़ने लगती है। एल्सा जल्दी से अपने मम्मी पापा को बुलाती है। वे एना की इस हालत को देख करके उसे पहाड़ियों में मौजूद ट्रोल्स के पास ले जाते हैं। ट्रोल्स के राजा एना की ये हालत देख करके उनसे कहते हैं कि एना ठीक तो हो जाएगी, पर हमें उसकी सारी यादें मिटानी होगी जो एल्सा और एना ने साथ बिताए हैं। यानी एना अब ये भूल जाएगी कि एल्सा के पास कोई सुपर पावर है। फिर वे एल्सा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी शक्तियों पर काबू पाना होगा। जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी, तुम्हारी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और तुम्हारे अंदर का डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए तुम अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद उसके पिता यानी एरेंडल के राजा ये ऐलान करते हैं कि महल के दरवाजे तब तक बंद रहेंगे जब तक एल्सा अपनी शक्तियों पर काबू ना पा ले, और तब तक एल्सा की शक्तियों को सबसे छुपा के रखा जाएगा। यहाँ तक कि उसका लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया जाता है। वो अकेली एक कमरे में अक्सर बंद रहती है। एना कई बार उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, पर एल्सा इस डर से उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती है कि कहीं उसकी वजह से एना को फिर से कुछ ना हो जाए। वे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वैसे ही एक दिन उनके माता पिता सैर के लिए जाते हैं कि तभी एक हादसे में उनके माता पिता की डेथ हो जाती है। उनके मौत से एल्सा इतनी ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो अपने पूरे कमरे को बर्फ से जमा देती है। इसी तरह से 3 साल पार हो जाते हैं। एल्सा अब 21 की हो गई थी और वो अब एरेंडल की राजकुमारी बनने वाली है। उसके राज्याभिषेक के दिन पूरे एरेंडल के लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद महल के दरवाजे लोगों के लिए खुल रहे होते हैं। एना की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है क्योंकि बचपन के बाद पहली बार महल के दरवाजे खुल रहे हैं। पर एल्सा इन सब चीजों से बहुत ज्यादा घबराई होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके पावर के बारे में किसी को भी पता चले। इससे बचने के लिए वो अपने हाथों में ग्लव्स पहनी होती है, पर राज्याभिषेक के वक्त उसे अपने ग्लव्स उतारने पड़ते हैं। खैर, उसका राज्याभिषेक बिना किसी घटना के पार हो जाता है। पार्टी के वक्त एना एल्सा के साथ ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करती है, पर एल्सा बचपन में हुए हादसे को लेकर के अभी तक दुखी होती है, इसलिए वो एना से ज्यादा बात भी नहीं करती है। उसी पार्टी में एना हंस नाम के एक राजकुमार से मिलती है। कुछ टाइम दोनों साथ बिताते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हंस एना को प्रपोज करता है। एना भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद एना एल्सा से अपनी और हंस की शादी की बात करती है, पर एल्सा उसे शादी करने से मना कर देती है क्योंकि वो हंस से आज ही मिली थी और वो उसे अच्छे से जानती तक नहीं थी। इस बात से गुस्सा होकर एना एल्सा को बहुत कुछ सुना देती है और इसी दौरान वो उसके हाथ के ग्लव्स भी निकाल देती है। एल्सा उसे रोकने की कोशिश करती है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को चली जाने के लिए कहती है, पर एल्सा के डर की वजह से उसका जादू चलने लगता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो उस जगह को बर्फ से जमा देती है। ये देख करके सब लोग काफी हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग तो एल्सा को जादू टोना करने वाली चुड़ैल समझने लगते हैं। एल्सा को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, और वो वहाँ से दूर बर्फीली पहाड़ियों की ओर चली जाती है। उसके जाते ही पूरे एरेंडल में बर्फ गिरने लगती है। एना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसी की वजह से आज ये सब हुआ है और वो उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए चली जाती है। तब तक के लिए वो हंस को एरेंडल की जिम्मेदारी दे देती है। तो वही एल्सा अपने पावर से बर्फ का एक महल बनाती है जो कि काफी बड़ा और काफी सुंदर होता है। वो खुद को भी पूरी तरह से बदल देती है और वो ये डिसाइड करती है कि आज के बाद वो यहीं पे रहेगी। एना एल्सा को ढूंढते ढूंढते बर्फीली पहाड़ियों में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ से होती है। क्रिस्टोफ के साथ उसका हिरन स्वयं भी होता है। एना उसके सामान लेने में कुछ मदद करती है, जिसके बदले में वो उसे पहाड़ियों तक ले जाने के लिए कहती है। क्रिस्टोफ मान लेता है और दोनों रातों रात पहाड़ियों की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में कुछ भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं, पर वे किसी तरह से उनसे बच निकलते हैं। पर इसी बचाव में क्रिस्टोफ की गाड़ी और उसका पूरा सामान नीचे गिर जाता है। फिर भी वहाँ से पैदल आगे जाने लगते हैं। आगे जाते ही वे ओलाफ से मिलते हैं, जिसे एना और एल्सा अक्सर बचपन में खेलने के लिए बनाया करती थी, और आज वो बर्फ का पुतला उनके सामने होता है। ओलाफ को झपिया बहुत पसंद होती है। वो था तो एक बर्फ का पुतला, पर उसे गर्मियाँ बहुत पसंद थी। खैर, ओलाफ को देख करके एना समझ जाती है कि जरूर एल्सा ने ही इसे बनाया है, और वो उसकी मदद से एल्सा को ढूंढ लेते हैं। एना एल्सा के पास जाकर के उससे माफी मांगती है और उसे वापस अपने साथ जाने
जाने को कहती है, पर एल्सा उसे मना कर देती है और वो उसे बर्फ से अपने सामने आने से रोकने की कोशिश करती है। पर इसी कोशिश में वो बर्फ एना के दिल में लग जाती है। एल्सा बर्फ का एक बड़ा सा बॉडीगार्ड बनाती है जो कि तीनों को महल से बाहर निकाल देता है। तब क्रिस्टोफ एना को अपने साथ जाने के लिए कहता है। जाते वक्त धीरे धीरे एना के बाल सफेद होने लगते हैं। ये देख करके क्रिस्टोफ घबरा जाता है क्योंकि वो कहीं न कहीं एना को पसंद करने लगा था और वो उसे बचाने के लिए ट्रॉल्स के पास लेकर के जाता है जिन्होंने बचपन में भी एना को ठीक किया था। वो एना से कहते हैं कि उसकी बहन ने अपने जादू से उसके दिल में बर्फ जमा दिया है जो कि काफी शक्तिशाली है, जिसे केवल कोई सच्चे प्यार का इजहार ही पिघला सकता है। ये जानते ही क्रिस्टोफ फौरन एना को हंस के पास ले जाने लगता है। तो उधर हंस एना को ढूंढते हुए बर्फीले महल तक पहुंच जाता है। हंस के सैनिक महारानी एल्सा पर हमला करने लगते हैं। एल्सा खुद को बचाने की कोशिश करती है पर हंस किसी तरह से उसे बंदी बनाकर अपने साथ एरेंडल लेकर के आता है, जहां एल्सा ये देखती है कि पूरा एरेंडल बर्फ से जाम हो चुका होता है। वहीं क्रिस्टोफ भी एना को लेकर के हंस के पास पहुंच चुका होता है। एना हंस को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कहती है ताकि वो ठीक हो सके, पर यहाँ पर हंस उनसे कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। ये सब तो बस उसकी एक चाल थी। उसने सगाई भी केवल एरेंडल का सिंहासन पाने के लिए किया था। इतना कहते ही वो वहाँ पर जल रही आग को बुझा देता है और कमरे को बंद करके चला जाता है, जिससे एना बिल्कुल धीरे धीरे अब मरने की हालत पर आ जाती है। फाइनली उसे यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है। वही हंस सबको ये झूठी खबर दे देता है कि एना को एल्सा ने मार दिया है और एक राजा होने के नाते वो एल्सा को मौत की सजा सुनाता है। पर जब वे उसे लाने के लिए कालकोठरी में जाते हैं तो वहाँ पर एल्सा नहीं होती है। तो उधर ओलाफ जब एना को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है, जहाँ वो उसे इस हालत में देख करके वहाँ मौजूद आग को जलाकर उसे गर्म करता है, जिससे एना अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। फिर एना और ओलाफ महल से बाहर जा रहे होते हैं, तभी वे देखते हैं कि पूरा महल धीरे धीरे बर्फ से जाम होने लगता है, यहाँ तक कि पूरे एरेंडल में बर्फीले तूफान आ जाते हैं। वे किसी तरह से महल से बाहर निकल जाते हैं। इसी तूफान में एल्सा वहाँ से भाग रही होती है कि तभी हंस उन्हें रोकते हुए कहता है कि एना अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी पर आपके बर्फ ने उसे मार दिया। ये सुनकर एल्सा पूरी तरह से टूट जाती है और वो रोने लगती है। इसी का फायदा उठा करके हंस पीछे से एल्सा पर वार करने ही वाला होता है कि तभी एना वहाँ पर आकर के अपनी बहन को बचा लेती है, पर वो खुद पूरी तरह से बर्फ का पुतला बन जाती है। एल्सा जब ये देखती है तो वो उसे गले लगाकर बहुत रोने लगती है, जिससे एना अब धीरे धीरे पिघलने लगती है और वो वापस से ठीक हो जाती है। यहाँ पर एल्सा को ये रियलाइज होता है कि प्यार ही एक ऐसी ताकत है जिससे वो अपनी शक्तियों पर काबू पा सकती है, और इसी प्यार से वो पूरे एरेंडल के बर्फ को पिघलाकर फिर से उसे खुशियों से भर देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।